आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर और मैं हूं केवल आपके सामने। और इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो जो आज का हमारा जो एपिसोड है वो आधारित है भारतीय संविधान की अनुसूची पर। मतलब भारतीय संविधान के अनुसूचियों की आज जिक्र करेंगे। इस एपिसोड में भारतीय संविधान के अनुसूची से संबंधित तमाम तथ्यों पर हम बातें करेंगे। तो इस एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं और बातें करेंगे कि भारतीय संविधान में 12 तरह के मतलब 12 अनुसूची है। भारतीय संविधान में कुल अनुसूची की संख्या 12 है, लेकिन जब मूल रूप से भारतीय संविधान में 8 अनुसूची थी। मतलब जब संविधान का निर्माण किया गया तो उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूची ही थी, लेकिन इसमें संशोधन करके इसे 12 अनुसूची कर दिया गया। मतलब जो भारतीय संविधान में है जो संशोधन करके इसे 12 कर दिया गया, जबकि इसकी जब शुरुआत में संख्याएं 8 ही थी। तो चलिए इन सभी अनुसूचियों के बारे में विस्तार से बातें होंगी। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं और बातें करेंगे हम प्रथम अनुसूची की। सबसे पहले बातें होंगी प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची प्रथम अनुसूची के अंतर्गत में मतलब प्रथम अनुसूची की जैसे ही हम बातें कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत 28 राज्यों और 8 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। मतलब भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में 28 राज्यों का 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। 8 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। मतलब भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। और आगे हम जैसे ही बातें करेंगे तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। मतलब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी मतलब जैसे ही हम बातें करेंगे कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है और मूल रूप से भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ तो उसमें 8 ही अनुसूची थी, लेकिन इसमें संशोधन करके इसे 12 कर दिया गया। मतलब कुल अनुसूची की संख्या 12 है। तो इसमें जब हम प्रथम अनुसूची की जब चर्चाएं कर रहे हैं, जब कल्पनाएं हो रही हैं, तो प्रथम अनुसूची में 28 राज्यों का उल्लेख है तथा 8 संघ शासित क्षेत्रों का भी उल्लेख है। मतलब 28 राज्यों और 8 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। इस 8 संघ शासित क्षेत्रों में दिल्ली भी शामिल है। मतलब दिल्ली भी इसके अंतर्गत में है। मतलब जैसे ही हम प्रथम अनुसूची की जब कल्पनाएं कर रहे हैं तो उस प्रथम अनुसूची में 28 राज्यों और 8 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है और उस 8 संघ शासित क्षेत्रों में दिल्ली भी शामिल है। तो उस दिल्ली की जब बातें होंगी तो दिल्ली 69वें संविधान संशोधन के द्वारा यह दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। मतलब 69वें संविधान संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना दिया गया। मतलब जैसे ही हम प्रथम अनुसूची की जब चर्चाएं होंगी, जब कल्पनाएं हो रही हैं, तो प्रथम अनुसूची में 28 राज्यों का उल्लेख है, 8 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। और जैसे ही हम संघ शासित क्षेत्रों की जो बातें करते हैं तो उसके अंतर्गत दिल्ली भी आ रहा है। तो दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद हम बातें करेंगे द्वितीय अनुसूची की। द्वितीय अनुसूची द्वितीय अनुसूची द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत इस बात का उल्लेख है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख है। मतलब जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जैसे पदाधिकारियों की जैसे ही हम बातें करेंगे, पदाधिकारी वो कौन कौन से हैं कि जिनके वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है, तो वो पदाधिकारी है राष्ट्रपति,
राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति। मतलब जैसे ही हम द्वितीय अनुसूची की जब कल्पनाएं कर रहे हैं, जब द्वितीय अनुसूची की जब बातें होंगी तो द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत जिस बात का उल्लेख है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों की वेतन भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। मतलब द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत जो पदाधिकारी हमारे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा मतलब राज्यसभा के उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के पेंशन भत्ते, मतलब पेंशन भत्ते और वेतन का उल्लेख है द्वितीय अनुसूची में। मतलब भारतीय संविधान के द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत बातें जो है वो है कि विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन से जुड़े तथ्यों का उल्लेख है। तो उसमें विभिन्न पदाधिकारियों में आखिर आते कौन है? तो राष्ट्रपति आते हैं, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सभी के पेंशन भत्ते और वेतन का उल्लेख किया गया है। मतलब द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत जब हम बातें करेंगे, द्वितीय अनुसूची की जब कल्पनाएं हो रही है तो द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत बातें हैं कि पदाधिकारियों के वेतन से जुड़े तथ्य है, भत्ते से जुड़े मामले हैं और पेंशन की बातें की गई है भारतीय संविधान के द्वितीय अनुसूची में। और वो पदाधिकारी है भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष की बातें हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की पेंशन भत्ते और वेतन की बातें का उल्लेख किया गया है द्वितीय अनुसूची में। इसके बाद हम बातें करेंगे तृतीय अनुसूची की, भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची की। तृतीय अनुसूची के अंतर्गत इस बात का उल्लेख है कि भारतीय राज्य व्यवस्था को मतलब जो पदाधिकारी है, जैसे मूल रूप से 3 ही पदाधिकारियों का उल्लेख है, जैसे मंत्री हो गए, मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, न्यायाधीश। मतलब तृतीय अनुसूची के अंतर्गत, मतलब तृतीय अनुसूची में इस बात का उल्लेख है कि जो पदाधिकारी है, मतलब मंत्री है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है, उनके पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। मतलब पद ग्रहण करते समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। इन तीनों का शपथ जो लेंगे पद ग्रहण करते समय, इनका उल्लेख है भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची में। मतलब भारतीय संविधान के तीसरे अनुसूची में जैसे ये पदाधिकारी हो गए, मंत्री हो गए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो पद ग्रहण करते हैं तो उस समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। और जैसे ही हम पहली मतलब इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग बातें किए प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची में 28 राज्यों का और 8 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। मतलब 28 राज्यों और 8 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। जैसे ही हम द्वितीय अनुसूची के जब बातें किए तो विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन से जुड़े तथ्यों का उल्लेख किया गया है। जैसे हमारे पदाधिकारी हो गए राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और सभापति के पेंशन भत्ते और वेतन का उल्लेख किया गया है हमारे द्वितीय अनुसूची में, मतलब भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची में। जैसे ही हम तीसरी अनुसूची मतलब तृतीय अनुसूची की जब कल्पनाएं करेंगे तो तृतीय अनुसूची के अंतर्गत जो है मंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद ग्रहण करते समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। मतलब पद ग्रहण करते समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है।
इसके बाद हम बातें करेंगे चौथी अनुसूची की। चौथी अनुसूची, भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची की जब हम बातें करेंगे, चौथी अनुसूची, भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में मतलब भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची के अंतर्गत इस बात का उल्लेख है कि राज्यसभा में मतलब संघ तथा राज्यों तथा संघों से मतलब राज्यों तथा संघ से राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का बातें की गई है। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व मतलब चौथी भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में, भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में जो उल्लेख है वो उल्लेख है कि राज्यसभा में राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व की बातें की गई हैं। मतलब किस राज्य में कितने प्रतिनिधि, मतलब किस राज्य से कितने प्रतिनिधि चुनकर आएंगे, जैसे राज्यसभा के लिए, तो राज्यसभा में जैसे ही प्रतिनिधित्व की जब बातें की गई अनुच्छेद मतलब चौथी अनुसूची में, तो चौथी अनुसूची के अंतर्गत इस बात का उल्लेख है कि संघ तथा मतलब राज्यों तथा संघ से राज्यसभा के प्रतिनिधित्व की जो बातें की गई हैं, तो जैसे ही हम बातें करेंगे कि उत्तर प्रदेश से मतलब यूपी से 31 सदस्य राज्यसभा के लिए जाते हैं, और जैसे ही बातें करेंगे कि महाराष्ट्र से 19 सदस्य राज्यसभा के लिए, तमिलनाडु से 18 सदस्य चुनकर जाते हैं, और बिहार से चुनकर जाते हैं 16 सदस्य, और बंगाल से 16 सदस्य चुनकर जाते हैं। बंगाल से 16 सदस्य चुनकर जाते हैं। जैसे ही हम चौथी अनुसूची की जब बातें करें, जब चौथी अनुसूची की कल्पनाएं हो रही हैं, तो चौथी अनुसूची में इस बात का उल्लेख है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बातें की गई है कि राज्यों से कितने प्रतिनिधि राज्यसभा के लिए जाएंगे। उसके बाद उल्लेख है कि संघ से कितने प्रतिनिधि राज्यसभा के लिए जाएंगे, यह बातें की गई है चौथी अनुसूची में। जैसे ही हम बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली से जाते हैं राज्यसभा में 3 सदस्य, मतलब राज्यसभा के लिए 3 सदस्य। मतलब जैसे ही हम बातें की कि राज्य प्रतिनिधित्व की, तो दिल्ली से जाते हैं, मतलब दिल्ली से 3 सदस्य राज्यसभा के लिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य जाते हैं, जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य जाते हैं। जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य जाते हैं। और इसके बाद है पुदुचेरी से 1 सदस्य जाते हैं। मतलब जैसे ही हम बातें कर रहे हैं कि जो मतलब चौथी अनुसूची के अंतर्गत इस बात का उल्लेख है कि संघ तथा राज्यों से, मतलब संघ तथा राज्यों से कितने सदस्य चुनकर जाएंगे। मतलब चौथी अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बातें की गई हैं कि राज्यसभा में संघ तथा राज्यों से कितने प्रतिनिधित्व होंगे। तो जैसे ही हम बातें कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य चुनकर जाते हैं, दिल्ली से 3 सदस्य चुनकर जाते हैं, पुदुचेरी से 1, मतलब यह संघ की बातें हो रही है। मतलब चौथी अनुसूची के अंतर्गत यह राज्य की बातें हो रही है। मतलब जैसे ही चौथी अनुसूची के जब हम बातें करें, जब चौथी अनुसूची की जब कल्पनाएं हो रही हैं, तो चौथी अनुसूची, भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में इस बात का उल्लेख है कि संघ तथा राज्यों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बातें की गई है कि संघ तथा राज्यों से राज्यसभा में कितने प्रतिनिधित्व होंगे, मतलब कितने प्रतिनिधि किस राज्य से चुनकर जाएंगे। तो जैसे ही हम अलग बातें की कि संघ की जब हम बातें कर रहे हैं, जब संघ की कल्पनाएं हो रही है, तो संघ में दिल्ली से 3 सदस्य चुनकर जाएंगे, जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य चुनकर जाएंगे, और पुदुचेरी से मात्र 1 सदस्य चुनकर जाएंगे। और अन्य जो है, जो मतलब जो अंडमान निकोबार, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली और चंडीगढ़ से 1 भी सदस्य चुनकर नहीं जाते। मतलब जो अन्य संघ शासित प्रदेश है, मतलब 3 तो ये हो गए, और 5 से 1 भी सदस्य चुनकर नहीं जाते हैं। मतलब जैसे ही हम बातें किए कि 5 संघ शासित क्षेत्रों से 1 भी सदस्य चुनकर नहीं जाते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही हम बातें करेंगे चौथी अनुसूची, मतलब भारतीय संविधान के जब चौथी अनुसूची की जब हम कल्पनाएं कर रहे हैं, जब चर्चा हो रही है, तो चौथी अनुसूची के अंतर्गत में इस बात का उल्लेख है कि संघ तथा राज्यों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बातें की गई है। मतलब राज्यसभा में कितने सदस्य चुनकर जाएंगे और किस राज्य से कितने सदस्य और किस संघ शासित क्षेत्रों से कितने सदस्य चुनकर जाएंगे, तो उन्हीं में बातें होंगी कि राज्य से और संघ से हम लोग लिख दिए हैं। तो संघ जब राज्य की जब बातें होंगी तो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में सबसे अधिक, मतलब सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश से ही चुनकर जाती है, वो संख्या है 31। मतलब चौथी अनुसूची के अंतर्गत हम बातें कर रहे हैं कि राज्यों से और संघ से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुनकर जाते हैं, तो उनमें सबसे पहले बातें होंगी कि राज्य से कितने सदस्य। तो जो सीटों का जो प्रतिनिधित्व का मामला है तो उसमें उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य चुनकर जाते हैं, महाराष्ट्र से 19 सदस्य, मतलब दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कोई सदस्य राज्यसभा में जाता है तो महाराष्ट्र से। हम क्रम में लिखे हैं, मतलब यह प्रथम द्वितीय तृतीय चौथा पांचवा, मतलब यह क्रम में लिखे हैं कि सबसे ज्यादा जो सदस्यों की संख्या है वो है उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा राज्यसभा के लिए सदस्य जाते हैं, वह संख्या है 31। उसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से 19 सदस्य राज्यसभा के प्रतिनिधित्व करते हैं और यह दूसरे नंबर पर, मतलब दूसरे सबसे ज्यादा राज्यसभा की जो प्रतिनिधित्व की बातें होंगी, जब चर्चाएं हो रही हैं तो उसमें महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा जो राज्यसभा के सदस्य जाएंगे। उसके बाद हम बातें किए कि तमिलनाडु से 18 सदस्य राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसके बाद बातें हैं बिहार की। तो बिहार से मतलब चौथे नंबर पर बिहार है और 16 सदस्य राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद हम बातें करेंगे बंगाल की। तो बंगाल 5वें नंबर पर है और इसमें 16 सदस्य राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद हम बातें करेंगे संघ की, मतलब संघ से राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य कर रहे हैं। तो हम चौथी अनुसूची के जब अंतर्गत में बातें करें तो चौथी अनुसूची में इस बात का उल्लेख है कि संघ तथा राज्यों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बातें हुई हैं, चर्चाएं हुई हैं और कल्पनाएं हुई हैं। मतलब चौथी अनुसूची के अंतर्गत जब बातें कर रहे हैं तो चौथी अनुसूची में जब हम संघ की बातें करेंगे तो संघ में दिल्ली जम्मू कश्मीर से सबसे ज्यादा सदस्य, मतलब पहली सबसे ज्यादा सदस्य, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद पुदुचेरी। मतलब जैसे ही हम बातें कर रहे हैं कि संघ में सबसे ज्यादा सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है जम्मू कश्मीर। मतलब जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के रूप में 4 सदस्य चुनकर आते हैं, राज्यसभा का सदस्य के रूप में पद ग्रहण करते हैं। और पुदुचेरी की जब बातें करेंगे तो वो 1 सदस्य मात्र चुनकर जाते हैं और वह 3 नंबर पर है। मतलब जैसे हम इसकी क्रम की बातें करें तो सबसे पहले है जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद है दिल्ली से 3 सदस्य राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद 3 नंबर पर है पुदुचेरी से एकमात्र 1 सदस्य ही राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद जो बच जा रहे हैं 5 संघ शासित क्षेत्र, उस 5 संघ शासित क्षेत्रों में है अंडमान निकोबार, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप में द्वीप से एक भी सदस्य राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। मतलब हम लोग चौथी अनुसूची के अंतर्गत जो बातें कर रहे हैं, चौथी अनुसूची की जो बातें कर रहे हैं तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बातें की गई है कि संघ तथा राज्यों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कितना है, मतलब कितना हो सकता है। तो जैसे ही हम बातें किए कि राज्यों की जब हम बातें कर रहे हैं और संघ की जब बातें कर रहे हैं तो संघ से है, मतलब राज्यों से जब बातें किए तो राज्यों से उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सदस्य राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन सदस्यों की संख्या है 31। उसके बाद दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र से 19 सदस्य राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं और वह उनके क्रम है 2 नंबर पर। मतलब दूसरे सबसे ज्यादा जो प्रतिनिधित्व करता है राज्यसभा में
वो है तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु से 18 सदस्य चुनकर जाते हैं राज्यसभा के लिए। इसके बाद है बिहार, और बिहार से चौथे नंबर पर बिहार है, और बिहार से 16 सदस्यों प्रदेश का चुनाव होता है राज्यसभा के लिए, और वह राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद है 5वें नंबर पर बंगाल, और बंगाल की जब हम चर्चाएं कर रहे हैं तो बंगाल से 16 सदस्य राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद हम दिल्ली संघ जब क्षेत्रों की बातें किए, जब संघ क्षेत्रों की जब कल्पना हो रही है तो संघ क्षेत्रों में दिल्ली से 3 सदस्य चुनकर जाते हैं, और यह दूसरे सबसे ज्यादा संघ शासित क्षेत्रों में सदस्य चुनकर जाते हैं। सबसे ज्यादा सदस्य जो चुनकर जाते हैं वो जाते हैं जम्मू कश्मीर से। मतलब राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की जब बातें होंगी तो राज्यसभा में संघ शासित क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व जम्मू कश्मीर का है। 4 सदस्य चुनकर जाते हैं राज्यसभा के लिए। पुदुचेरी से 1 सदस्य चुनकर जाते हैं, और दिल्ली से 3 सदस्य चुनकर जाते हैं और राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब चौथी अनुसूची के अंतर्गत जिस बात का उल्लेख है कि राज्यसभा में राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बातें की गई हैं, कि मतलब राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों से राज्यसभा में कितने प्रतिनिधि चुने जाएंगे, मतलब उसकी जो सीटों का जो मामला है उसको चौथी अनुसूची में जिक्र किया गया है, और चौथी अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बातें की गई हैं। इसके बाद हम बातें करेंगे 5वीं अनुसूची की, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत बातें की गई है कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों में, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के, अनुसूचित जनजाति मतलब 5वीं अनुसूची के अंतर्गत भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण की बातें की गई है। मतलब भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में जिक्र किया गया है कि जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन में कैसे सुधार हो और उन पर नियंत्रण कैसे हो। मतलब अनुसूचित जनजातियों पर नियंत्रण की बातें की गई है और प्रशासन की बातें की गई है। मतलब जैसे ही हम 5वीं अनुसूची की जब कल्पनाएं कर रहे हैं तो 5वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किया, मतलब जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन का उल्लेख किया गया है कि प्रशासन में कैसे सुधार हो और प्रशासन के बाद नियंत्रण कैसे किया जाए। मतलब जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण की बातें की गई है और भारतीय संविधान के अनुसूची 5 में, मतलब 5वीं अनुसूची में। जैसे ही हम बातें करेंगे 5वीं अनुसूची की तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र हैं उनमें प्रशासन और नियंत्रण की बातें की गई है। प्रशासन और नियंत्रण, मतलब 5वीं अनुसूची में प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े मामलों का तथ्य जिक्र किया गया है कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन की कुशलता को कैसे बढ़ाया जाए। और 5वीं अनुसूची में इस बात का उल्लेख है कि जनजाति क्षेत्रों पर नियंत्रण कैसे कायम किया जाए। तो ये 5वीं अनुसूची का हम लोग बातें किए। और जब 6वीं अनुसूची की जब हम कल्पनाएं करेंगे, 6वीं अनुसूची, जब 6वीं अनुसूची की जब हम बातें करें तो 6वीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का ही उल्लेख है, लेकिन इसमें विशेष है असम, मेघालय, मिजोरम, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अनुसूचित, मतलब जनजाति क्षेत्रों पर असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्रों पर
जनजाति क्षेत्रों पर प्रशासन, मतलब जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण की बातें की गई हैं। मतलब असम, मेघालय, मिजोरम की केवल जनजातीय क्षेत्रों की ही बातें की गई हैं। अनुसूचित मतलब भारतीय संविधान के 6वीं अनुसूची में इस बात का उल्लेख है कि असम, मेघालय और मिजोरम, मतलब असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में जो जनजातीय क्षेत्र है उसमें प्रशासन पर नियंत्रण कैसे हो और मतलब प्रशासन में कुशलता कैसे लाई जाए और उन पर नियंत्रण कैसे हो, इस बात का उल्लेख है 6वीं अनुसूची में। मतलब भारतीय संविधान की जब 6वीं अनुसूची की जब हम कल्पनाएं कर रहे हैं तो 6वीं अनुसूची में जो बातें उल्लेख है जिस चीज का, वो उल्लेख है कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन में कुशलता लाने की बातें हो गई हैं, प्रशासन और नियंत्रण की बातें की गई हैं भारतीय संविधान के 6वीं अनुसूची में। और 6वीं अनुसूची में जिस राज्यों का बातें की गई हैं केवल 4 ही राज्य हैं। वो राज्य है असम है, मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। मतलब असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में, मतलब त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण, मतलब प्रशासन के नियंत्रण और प्रशासन की कुशलता से जुड़े तथ्यों का उल्लेख किया गया है हमारे भारतीय संविधान के 6वीं अनुसूची में। मतलब भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के अंतर्गत जिस बात का उल्लेख है वो है कि असम में असम के जनजातीय क्षेत्रों में, मेघालय के जनजातीय क्षेत्रों में, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण की बातें की गई है। मतलब प्रशासन में सुधार कैसे हो, प्रशासन का जो दबदबा है वो कैसे बने। इसके बाद है कि प्रशासन और नियंत्रण की बातें की गई है कि उस पर नियंत्रण कैसे हो, जो जनजातीय क्षेत्र उस पर नियंत्रण की बातें की गई है हमारे 6वीं अनुसूची में। इसके बाद है कि 7वीं अनुसूची, जब 7वीं अनुसूची का हम बातें कर रहे हैं, 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची की जो बातें कर रहे हैं तो केंद्र तथा राज्यों के शक्तियों के बीच बंटवारे की बात की गई है। मतलब संघ तथा राज्यों के बीच, संघ तथा राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे का बातें की गई है। मतलब शक्ति का बंटवारा, मतलब भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची है और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में इस अनुसूची से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ही हम 7वीं अनुसूची की जब हम बातें कर रहे हैं, जब 7वीं अनुसूची की जब कल्पनाएं होंगी तो 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच मतलब शक्तियों के बंटवारे का, उनके मतलब कार्यों की बंटवारे का उल्लेख किया गया है। संघ और राज्यों की मतलब 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे का उल्लेख किया गया। जैसे और इसी ही अनुसूची में मतलब 7वें अनुसूची में ही मतलब केंद्र तथा राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले कर का भी उल्लेख किया गया। मतलब जो कर लगाते हैं केंद्र या राज्य, केंद्र या राज्य, मतलब 7वीं अनुसूची के अंतर्गत इस बात का उल्लेख है कि संघ तथा राज्यों के जो शक्ति है उसके बंटवारे के बारे में जिक्र किया गया कि संघ की क्या शक्ति है और राज्य का क्या शक्ति है, उसकी बातें की गई है भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत इस बात का उल्लेख है कि केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के कर लगाने की बातें की गई है। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर से जुड़े तथ्यों का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में। तो हम लोग बातें की कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत में 7वीं अनुसूची संघ तथा राज्यों के शक्ति के बंटवारे का उल्लेख करता है और कर लगाने के मतलब केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए कर का उल्लेख करता है। तो सबसे पहले बातें करेंगे हम शक्ति मतलब केंद्र तथा राज्यों के शक्ति बंटवारे की जब हम बातें करें तो इसमें 3 प्रकार की सूची है। मतलब 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के सूचियों का उल्लेख किया है, 3 सूची का उल्लेख किया गया है। मतलब भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूची का अनुसूची मतलब 7वें अनुसूची के अंतर्गत 3 सूची का उल्लेख किया गया है और केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति बंटवारे का भी उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले बातें करेंगे संघ सूची की।
संघ सूची। संघ सूची का मतलब यह है कि इस पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। जैसे ही हम बातें किए भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची की, तो 7वें अनुसूची में बातों का उल्लेख है कि केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, और मतलब बातें हैं कि केंद्र तथा राज्यों द्वारा लगाए गए कर का उल्लेख है, मतलब जो टैक्स लगता है उसका उल्लेख है भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में। इसके बाद उल्लेख है कि मतलब केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, तो उसमें हम लोग 3 प्रकार की सूची है। जैसे संघ सूची की जब हम बातें करेंगे तो संघ सूची में केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकते हैं, केवल केंद्र सरकार। मतलब संघ सूची की जब हम बातें करें, जब संघ सूची की जब कल्पनाएं होंगी तो संघ सूची में केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकता है। और जैसे ही हम बातें कर रहे हैं भारतीय संविधान की अनुसूची की, भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची की जब हम बातें किए तो 7वें अनुसूची के अंतर्गत जिस बात का उल्लेख है कि संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा का उल्लेख है, और मतलब उसके बाद उल्लेख है कि कर, मतलब संघ तथा राज्यों द्वारा लगाए गए कर का उल्लेख है। तो इसमें सबसे पहले हम बातें करेंगे जो 3 प्रकार की, इसका 7वीं अनुसूची के अंतर्गत में 3 सूचियों का उल्लेख है। उस 3 सूचियों में सबसे पहला है संघ सूची। संघ सूची में केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, मतलब संघ सूची के अंतर्गत आने वाले मामलों में, मतलब संघ सूची के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र हैं उस पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकते हैं। जैसे वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे विदेशी मामला हो, मतलब विदेश का जो मामला हो, विदेश का मतलब विदेश का मामला हो, अगर मान लीजिए अगर सेना का मामला हो, सेना मतलब सेना का मामला हो, मतलब जैसे ही हम बातें करेंगे कि विदेश हो, रक्षा का मामला हो, और सेना मतलब यही रक्षा या सेना का जो बातें हो, और उसके बाद है कि जैसे रेल की बातें होंगी, बैंक की बातें होंगी, मतलब बैंक। इसके बाद है मतलब जो केंद्र संघ सूची, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जिस बात का उल्लेख है कि केवल केंद्र सरकार ही इस पर कानून बना सकती है, मतलब संघ सूची में आने वाले जो क्षेत्र हैं, मतलब संघ सूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। जैसे वो हो सकता है विदेश का मामला, मतलब कोई विदेश से जुड़े कोई क्षेत्र का मामला है तो उस पर कानून केवल केंद्र सरकार ही बनाएंगी। उसके बाद है व्यापार, मतलब रक्षा या सेना की जब मामला हो, जब रक्षा का हो मामला, देश की रक्षा से जुड़े मामला हो और सेना की जब मामला हो तो केवल केंद्र सरकार ही इस पर कानून बना सकती है। और इसके बाद है रेल या भारतीय रेलवे की जब बातें करेंगे तो उस पर केवल कानून बनाने की जब चर्चा होंगी तो केवल केंद्र सरकार ही बना सकते हैं। इसके बाद है बैंक में केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकते हैं। मतलब हम इस अनुसूची के अंतर्गत जो सामान्य मतलब जो कॉमन चीजें पढ़ रहे हैं कि 7वीं अनुसूची में जो 3 प्रकार के अनुसूची का हम जिक्र कर रहे हैं, कल्पनाएं हो रही है, तो 7वीं अनुसूची में पहली अनुसूची है संघ सूची। संघ सूची में मतलब केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, और संघ का अर्थ है मतलब केंद्र। तो जब केंद्र की मतलब जब बातें होंगी कि संघ सूची की जब हम बातें कर रहे हैं तो संघ सूची में केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। वो अपने अधिकार क्षेत्रों पर कानून बनाने का अधिकार है। जैसे विदेश का कोई मामला हो तो विदेश के मामलों में केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकते हैं। उसके बाद है कि रक्षा या सेना का जो मामला हो, मतलब रक्षा से जुड़े कोई कानून में परिवर्तन करना हो या कानून बनाना हो तो उस पर बना सकती है केवल केंद्र सरकार। और जब रेलवे मतलब भारतीय रेलवे से जुड़े कोई कानून बनाना हो या बैंक से जुड़े कोई कानून बनाना हो तो केवल केंद्र सरकार ही बना सकती है। मतलब केंद्र सरकार के नियंत्रण में यह संघ सूची में, मतलब संघ सूची के अंतर्गत में केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। इसके बाद हम बातें करेंगे कि भारतीय जब संविधान का निर्माण हुआ तो संघ में मूल रूप से जो मतलब मूल रूप से जब संविधान का जब निर्माण हुआ तो मूल रूप से इसमें 97 विषय थे। मतलब विषय की जो बातें करेंगे तो मूल रूप से 97 मूल रूप से
मूल रूप से 97 विषय थे। मतलब जो भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, जो भारतीय संविधान की जो बातें हो गई हैं, मतलब भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ तो उसमें मूल रूप से 97 विषयों का चर्चा किया गया। मतलब 97 विषय पर केंद्र सरकार अपनी कानून बना सकता है। जब हम बातें कर रहे हैं, सबसे पहले हम बातें की कि भारतीय संविधान की अनुसूची के अंतर्गत जब 7वीं अनुसूची के जब हम कल्पनाएं कर रहे हैं तो 7वीं अनुसूची में मतलब संघ सूची की सबसे पहले बातें करेंगे तो संघ सूची में केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकते हैं। मतलब केवल केंद्र सरकार ही कानून बनाने का अधिकार है। तो वह केंद्र सरकार जो कानून बनाती है वो हो सकता है विदेश से जुड़े कोई क्षेत्र हो, या रक्षा से जुड़ा कोई क्षेत्र हो, या सेना से जुड़ा कोई क्षेत्र हो, इसके बाद रेल से जुड़ा कोई क्षेत्र हो, बैंक से जुड़े क्षेत्र हो। मतलब मूल रूप से 97 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार था संघ मतलब केंद्र सरकार को। जब मूल रूप से जब संविधान जब बना, मतलब मूल रूप से संविधान जब बनाया गया, भारतीय जो संविधान की जब निर्माण किया गया तो उसमें संघ से संबंधित 97 विषय थे। मतलब संघ सूची में 97 विषय थे और वो 97 विषय को मतलब 97 विषय पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। मतलब उस पर नियम कानून जब बनाने की बातें होंगी तो केवल केंद्र सरकार ही बना सकती है। इसके बाद जब कुछ संशोधन हुए और इसमें वर्तमान में जो है वर्तमान में 100 मतलब 100 मतलब वर्तमान में 100 विषय है। मतलब वर्तमान में 100 विषय है। जैसे ही हम बातें कर रहे हैं 7वीं अनुसूची की, 7वीं अनुसूची में पहली बार उल्लेख है संघ सूची का उल्लेख है। संघ सूची में केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। और संघ सूची की जैसे ही हम बातें करें तो संघ सूची में पहला है कि विदेश से जुड़ा कोई मामला हो, विदेश से जुड़ा कोई क्षेत्र है तो उस पर कानून केवल बना सकती है केंद्र सरकार। उसके बाद है रक्षा या सेना की जो बातें होंगी कि रक्षा और सेना से जुड़े जो क्षेत्र हैं उन पर कानून केवल केंद्र सरकार ही बना सकती है। इसके बाद है रेल या बैंक, मतलब भारतीय रेलवे से जुड़े, भारतीय बैंक से जुड़े जो कोई क्षेत्र है उस पर कानून बनाने का निर्णय केवल है केंद्र सरकार का। मतलब केवल केंद्र सरकार ही इस कानून का निर्माण कर सकती है इस पर। और जैसे ही बातें करेंगे जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो इसमें 97 विषय शामिल थे। मतलब भारतीय संविधान का जब निर्माण किया गया तो 97 विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का था। मतलब 97 विषय पर कानून केवल केंद्र सरकार ही बना सकती है। इसके बाद हम बातें करेंगे कि वर्तमान में जो अभी हम जो वर्तमान समय में जब हम जी रहे हैं तो इसमें 100 प्रकार के मतलब 100 विषय शामिल है। मतलब केंद्र सरकार को यह पा सकती है वो 100 विषयों पर अपनी कानून बना सकता है और कानून नियम का निर्माण करने की ताकत है। वो वर्तमान में वो संख्या है 100। मतलब 100 जैसे विषय हैं उन पर कानून बनाने का केवल अधिकार है केंद्र सरकार का। और जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें 97 विषय थे। मतलब 3 विषयों को जोड़ा गया। मतलब भारतीय संविधान में संशोधन करके 3 विषयों को और बढ़ा दिया गया। मतलब जैसे ही जब भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ तो इसमें केवल केंद्र सरकार को 97 विषय पर ही कानून बनाने का अधिकार दिया गया। लेकिन कुछ परिवर्तन के चलते, कुछ जरूरत के चलते इसे 3 और बढ़ा दिया गया और वर्तमान में विषयों की संख्या 100 है। मतलब केंद्र सरकार 100 विषयों पर अपना कानून बना सकती है और उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। इसके बाद हम बातें करेंगे राज्य सूची की। राज्य सूची, राज्य सूची, राज्य सूची के अंतर्गत हम भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत दूसरे अनुसूची की बातें कर रहे हैं। जब दूसरी सूची की जब बातें होंगी तो दूसरी अनुसूची है राज्य सूची। मतलब केवल राज्य सरकार ही इस पर कानून बना सकती है। राज्य सरकार मतलब राज्य सूची से जो संबंधित जो क्षेत्र हैं, राज्य सूची से संबंधित क्षेत्रों पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। जैसे कानून की जब बातें कर रहे हैं कि आखिर राज्य सरकार मतलब राज्य सरकार जो राज्य सूची में कितने प्रकार के मतलब उसका क्षेत्र क्या है। तो जैसे ही बातें करेंगे अगर पुलिस का मामला हो,
और पुलिस हो, कृषि हो, न्यायालय मतलब कृषि न्यायालय से जुड़े कोई मामला हो, न्याय से जुड़ा कोई मामला हो, मतलब कृषि न्याय। और मतलब जो कृषि न्याय, इसके बाद हम बातें करेंगे जल से जुड़ा, जल मतलब इस पर कानून बनाने का निर्माण। मतलब जैसे ही हम बातें करेंगे कि राज्य सूची में जो शक्ति है, मतलब केवल राज्य सरकार ही इस पर कानून बना सकती है। मतलब जैसे ही राज्य सूची की जब हम बातें कर रहे हैं, राज्य सूची में केवल केंद्र सरकार, मतलब राज्य सूची में केवल राज्य सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार है। वह राज्य सूची के अंतर्गत आ सकता है, पुलिस विभाग आ सकता है, कृषि विभाग, न्याय विभाग आ सकता है। तो इस पर कानून बनाने की जो बातें होंगी, तो कानून केवल राज्य सरकार ही बना सकता है। मतलब राज्य सरकार अगर मतलब कानून बनाने की अगर चाह रहा है तो उस पर मतलब आसानी से कानून बना सकता है, और इसका अधिकार केवल राज्य सरकार को ही है। इसमें केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, केवल सुझाव दे सकता है। तो जब हम बातें करेंगे कि राज्य सूची में, तो राज्य सूची के अंतर्गत में जब हम बातें करेंगे तो केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकते हैं। तो वो कानून बना सकती है अपने पुलिस विभाग पर, कृषि विभाग और न्याय विभाग और तमाम तथ्यों के। जैसे ही हम बातें करेंगे राज्य सूची में, तो जब मूल रूप से जब संविधान का निर्माण किया गया, जब संविधान का निर्माण किया गया, मूल रूप से संविधान में जब संविधान का निर्माण किया गया तो इसमें 66 विषय थे। मतलब जब 66 विषय थे, मूल रूप से इसमें 66 विषय थे। मतलब जैसे ही हम भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची की जब हम बातें कर रहे हैं, जब 7वीं अनुसूची की जब कल्पनाएं हो रही हैं, तो 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख है। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के सूचियों का उल्लेख है। वह सूची है संघ सूची। संघ सूची के अंतर्गत केवल राज्य सरकार, मतलब केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। इसके बाद है राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। इसके बाद है कि अगर जो राज्य सरकार कानून बना सकती है, वो बना सकती है पुलिस विभाग से जुड़े क्षेत्रों में, कृषि विभाग से जुड़े क्षेत्रों में, और न्याय से जुड़े क्षेत्रों में, और मान लीजिए न्याय से जुड़े विभागों में अपना कानून बना सकती है। इसके बाद हम बातें करेंगे कि जब संविधान का निर्माण हुआ, जब संविधान बनाया गया, तो उसमें 66 विषय दिए गए। मतलब केवल 66 विषय पर ही आप कानून बना सकते हैं। मतलब जब संविधान का जब निर्माण हुआ, जब संविधान बनाया गया, तो उसमें राज्य सरकार की जो बातें हुई कि मतलब राज्य सूची में कितने विषय शामिल हो, तो भारतीय संविधान में राज्य सूची में 66 विषयों को शामिल किया गया। मतलब राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे। मतलब जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, तो उसमें राज्य सरकार को जो कानून और नियम बनाने का जो शक्ति दी गई, केवल 66 विषय पर ही दी गई। और वर्तमान की जब हम बातें करेंगे, तो वर्तमान में केवल 61, मतलब केवल 61 विषय पर ही कानून बनाने का अधिकार है। मतलब जैसे ही हम बातें कर रहे हैं कि वर्तमान राज्य सूची की जब हम बातें करते हैं, राज्य सूची में जब केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, और जब राज्य सूची में केवल राज्य सरकार कानून बनाएगी, तो वह पुलिस विभाग से जुड़े हुए क्षेत्रों पर कानून बना सकती है, कृषि से जुड़े क्षेत्रों पर कानून बना सकती है, और न्याय से जुड़े क्षेत्रों पर कानून बनाने का अधिकार है केवल राज्य सरकार को। और यह राज्य सरकार में जब संविधान का निर्माण किया गया, जब संविधान में निर्माण किया गया और भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया, तो उस समय 66 विषय थे। मतलब 66 विषयों पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन जब उसमें संशोधन करके इसे 61 कर दिया, मतलब घटा दिया, 5 इसके क्षेत्रों को घटा दिया गया, और 5 विषयों को घटाने के बाद इसके जो वर्तमान में जो वर्तमान के इस दौर में केवल 61 विषय पर ही केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। मतलब जैसे ही हम बातें कर रहे हैं कि सूची की 7वीं अनुसूची सभी सूचियों में सबसे महत्वपूर्ण सूची इसलिए मानी जाती है कि इसमें केंद्र राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे से जुड़े मामलों का उल्लेख किया गया है। तो जैसे ही हम बातें की राज्य सूची की,
मतलब राज्य सूची में केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, मतलब केवल राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। तो राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले जो मामले हैं, वो जो क्षेत्र है वो क्षेत्र है पुलिस क्षेत्र। मतलब पुलिस विभाग से जुड़े क्षेत्रों में अगर कानून बनाना हो तो वो राज्य सरकार बना सकती है। कृषि से जुड़े विभागों में अगर कानून बनाने की अगर जरूरत पड़ी राज्य सरकार को तो उस कानून बना सकते हैं। न्याय से जुड़े क्षेत्रों में अगर कानून बनाना हो तो वह राज्य सरकार ही केवल बना सकता है। और इसके बाद हम बातें करेंगे कि जब संविधान लागू हुआ, जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें राज्य सूची में 66 विषय शामिल थे। मतलब भारतीय संविधान द्वारा यह अधिकार दिया गया है राज्यों को कि सभी राज्य अपने 66 विषय पर कोई भी कानून बना सकते हैं। मतलब कानून बनाने का ये 66 जो विषय हैं उस पर 66 विषयों पर कानून बनाने का निर्णय, मतलब केवल 66 विषय ही दिए गए थे। और उन 66 विषयों में से किसी भी विषय पर, मतलब इसके अंतर्गत आने वाले किसी भी विषय पर केवल राज्य सरकार ही कानून का निर्माण कर सकती है। मतलब 66 विषय केवल राज्य सरकार के लिए दिए गए कि आप इस 66 विषयों के अंतर्गत में आने वाले किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन इसमें वर्तमान में जब हम वर्तमान की दौर की बातें कर रहे हैं तो वर्तमान में 61 केवल 61 विषय ही है। मतलब केवल 61 विषय पर ही राज्य सरकार अपना कानून बना सकती है। मतलब जब कानून के निर्माण की जो बातें होंगी वर्तमान के दौर में, तो वर्तमान के इस दौर में केवल 61 क्षेत्रों पर, मतलब केवल 61 विषयों पर ही कानून बना सकती है। इसके बाद हम बातें करेंगे समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची मतलब हम भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची की जब हम बातें करें तो 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के सूचियों का उल्लेख है। उस 3 प्रकार के सूचियों में समवर्ती सूची हम लोग बातें की है संघ सूची की। संघ सूची में केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, राज्य सरकार में केवल राज्य सरकार ही कानून बनाने का अधिकार है। और समवर्ती सूची की जैसे ही हम बातें कर रहे हैं कि समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। मतलब केंद्र और राज्य, केंद्र या राज्य सरकार, मतलब समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर, समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर केंद्र सरकार भी कानून का निर्माण कर सकती है और राज्य सरकार भी कानून का निर्माण कर सकती है। मतलब समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले जो क्षेत्र हैं उन पर केंद्र सरकार कानून का निर्माण कर सकती है और राज्य सरकार भी कानून का निर्माण कर सकती है। इसके बाद हम बातें करेंगे कि जब दोनों क्षेत्र, जब दोनों कानून का निर्माण कर सकते हैं तो इस पर तो बड़ा मामला हो, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दोनों को अधिकार है समवर्ती सूची पर कानून बनाने का। लेकिन अगर राज्य सरकार भी कोई कानून बना दे और केंद्र सरकार भी कोई कानून बना दे तो आखिर मान्य कौन होगा? तो केंद्र सरकार जो बनाएगा, मतलब एक ही विषय है, मतलब अगर विषय एक से, मतलब दोनों का विषय अगर एक से है, अगर दोनों का विषय समान है, मतलब दोनों के विषय एक ही है, जैसे इसका विषय भी एक से और इसका विषय भी एक से है, तो जैसे ही जब कानून की बातें होंगी कि आखिर किन की, मतलब किस राज्य की सरकार की कानून को माना जाए या केंद्र सरकार की कानून को माना जाए, क्योंकि विषय तो सेम है लेकिन कानून जो है वो अलग है। तो इसको जब मानने की बातें होंगी कि लागू होने की जो बातें होंगी तो केंद्र सरकार की जो कानून होंगे वो लागू हो जाएंगे। मतलब केंद्र सरकार के जो नियम होंगे वही लागू होंगे, न कि राज्य सरकार के। मतलब एक ही विषय है, मतलब विषय अगर एक से है, ये केंद्र सरकार अगर विषय की बातों की, जब विषय की बातें करें तो विषय एक से, मतलब एक ही विषय पर अगर केंद्र सरकार भी कानून बना दे और राज्य सरकार भी कानून बना दे तो उसको मानने के लिए जो बातें होंगी कि आखिर किस कानून को वैधता दी जाए, कौन सा कानून को मतलब लागू किया जाए, तो उस मामलों में केंद्र सरकार के कानून ही सर्वोपरि होंगे। मतलब अगर एक ही मामला हो और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना रहे हैं तो केंद्र सरकार के कानून द्वारा बनाए गए कानून की ही मान्य होगी, मतलब वैधता होगी। इसके बाद हम बातें करेंगे कि
केंद्र और राज्यों के बीच जो बनाने का बातें होंगी कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों बना सकती हैं, तो वो विषय कौन से हैं। जैसे ही हम क्षेत्र की जो बातें करेंगे, जब क्षेत्र की जब बातें करेंगे तो जैसे शिक्षा का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, इसके बाद है कि मतलब शिक्षा का क्षेत्र हो, या शिक्षा का क्षेत्र के बाद अगर बातें करेंगे, अगर शिक्षा का क्षेत्र, उसके स्वास्थ्य का क्षेत्र, शिक्षा स्वास्थ्य और व्यापार की जो हम बातें कर रहे हैं, शिक्षा स्वास्थ्य और व्यापार की जो बातें कर रहे हैं, तो यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। मतलब समवर्ती सूची के अंतर्गत जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, तो जैसे ही हम बातें करेंगे कि अगर एक ही मामला, अगर शिक्षा का मामला हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक जगह पर हम शिक्षा लिख दिए, अगर शिक्षा में ये भी कानून बना रहे हैं, केंद्र सरकार भी कानून बना दिया है और राज्य सरकार भी कानून बना दिया है, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही सर्वोपरि होगा। मतलब केवल केंद्र सरकार जो कानून बना देंगे वही मान्य होगा। मतलब जैसे ही हम समवर्ती सूची की जो बातें कर रहे हैं, तो समवर्ती सूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है और राज्य सरकार को भी कानून बनाने का अधिकार है। मतलब समवर्ती सूची में दोनों कानूनों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन जब उसे लागू करने की बातें हो रही हैं, तो केंद्र सरकार जो अगर किसी में अगर एक ही विषय है और उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना दिया और राज्य सरकार भी कानून बना दिया, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही सर्वोपरि होगा। इसके बाद हम बातें करेंगे कि समवर्ती सूची में आने वाले जो क्षेत्र हैं वो है शिक्षा स्वास्थ्य और व्यापार से जुड़े जो क्षेत्र हैं वो समवर्ती सूची में आएंगे। इसके बाद हम बातें करेंगे जब हमारा संविधान जब लागू होगा, मतलब मूल रूप से संविधान में मूल रूप से संविधान में मूल रूप से संविधान में जो विषय थे, मतलब विषय की जब हम बातें करेंगे, तो जब संविधान हमारा लागू हुआ तो उस समय इस पर 47 विषय थे। मतलब जब संविधान जब लागू हुआ तो इसमें 47 विषयों को शामिल किया गया। मतलब समवर्ती सूची के अंतर्गत में 47 विषयों पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। जो समवर्ती सूची की जब हम बातें करें तो प्रारंभ में 47 विषय थे और वर्तमान में जब हम बातें कर रहे हैं वर्तमान में इसमें 52 विषय आ गए। मतलब 52 विषयों को शामिल किया गया है। जब समवर्ती सूची पर कानून बनाने की जो बातें हो रही हैं कि समवर्ती सूची पर कानून बनाने के मतलब क्या क्या कानून बन सकते हैं, तो जब मूल रूप से जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें 47 विषयों को शामिल किया गया, लेकिन वर्तमान में इस पर 52 विषय शामिल कर दिया। मतलब 5 विषय और जोड़ दिए गए। मतलब 5 विषय संविधान संशोधन करके इसमें जोड़ दिया गया। जैसे ही हम बातें करेंगे कि समवर्ती सूची में जब संविधान जब लागू हुआ तो उस समय 47 विषय थे और वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। इसके बाद हम बातें करेंगे 8वीं अनुसूची की। हम लोग 7वीं अनुसूची तक तमाम तथ्यों को बातें की। अब 8वीं अनुसूची की जैसे ही हम बातें करेंगे 8वीं अनुसूची में जिस बात का उल्लेख है कि 22 भाषाओं का उल्लेख है। मतलब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख है। मतलब भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है या 22 भाषा का उल्लेख है। मतलब 22 भाषा का उल्लेख है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। मतलब 22 भाषाओं का जो उल्लेख है वो 8वीं अनुसूची में ही है। तो जैसे ही हम बातें करेंगे कि जब संविधान का निर्माण हुआ इसमें मूल रूप से 8 ही भाषा थे। मूल रूप से भाषाओं की संख्या जो है वो 8 ही थी। मतलब जब संविधान का निर्माण हुआ, जब संविधान लागू हुआ तो उस समय भारतीय भाषा थी केवल 8 ही भाषा थी। लेकिन संशोधन करके मतलब जो कुछ संशोधन करके वो संशोधन हुए 1967, 92 और 2003 में।
मतलब भारतीय 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं का जिक्र किया गया, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। मतलब 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। और वह 22 भाषाएं जो है वो संशोधन करके 22 किया गया। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी, मतलब मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं ही थी। मतलब जैसे ही हम बातें करेंगे कि 8 भाषाएं इसमें जुड़ी गई, मतलब भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी और संविधान में संशोधन करके 8 भाषाओं को जोड़ दिया गया। जैसे ही 8 भाषाओं की जब हम बातें करें तो पहली बार संशोधन हुआ 1967 में। 1967 में संशोधन जो हुआ 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा, मतलब 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा को 61वां संविधान संशोधन 1967 में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। उसके बाद हम बातें करेंगे कि 1967 में 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। मतलब सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की जो भाषाएं हैं उसमें जोड़ दिया। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें मूल रूप से 14 ही भाषाएं थी। मूल रूप से केवल 14 भाषाएं थी। 8 भाषाओं को संविधान में संशोधन करके जोड़ दिया गया। मतलब भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं थी, उसमें से 14